जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलपीएन टेक्नीशियन साइंस वार्म अप सीरीज के छठे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने इस सीरीज का 5वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपके आगामी एलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि इंसुलेटर्स हैव रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी पूछी जा रही है और ये वैल्यू किसको याद रहता है। मेरे मित्र, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो आपको चीजों को सही तरीके से अपने माइंड में सेट करना होगा। ध्यान में रखिएगा कि दो टर्म आते हैं, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध। पहला टर्म आपका क्या आता है? तो पहला आता है प्रतिरोध, और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि दूसरा टर्म है आपका प्रतिरोधकता। दूसरा क्या है आपका? प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं चिला जी? इसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं, या फिर इसी को दूसरे नाम में हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। मेरे मित्र, जब आपसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, तो क्या कहते हो कि सर जो प्रतिरोध है वो प्रत्येक चालक पदार्थ का एक प्रॉपर्टीज होता है, एक गुण होता है। कौन सा गुण है भाई? तो सर ये अपने में से होकर के धारा के प्रवाह का विरोध करना चाहता है। गांव में आप देखे होंगे कि अगर किसी के दरवाजे के सामने से कोई नाला जाता है, तो वो आज करे विरोध, कल करे विरोध, वो उस चीज का हमेशा विरोध करते रहता है। लेकिन जो पड़ोसी रहता है उसका भी जिद रहता है कि नहीं, नाला हम ही यहीं से ले जाएंगे। तो उसी तरीके से मेरे मित्र, अगर ये हमारा कोई चालक तार है, तो इस चालक तार का एक गुण है कि जैसे ही इसको करंट देंगे, ये उस करंट के प्रवाह का विरोध करेगा, और उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि चालक पदार्थ का वह गुण जिसके चलते वो चालक से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअल में जो प्रतिरोध है ये क्या है? ओम लॉ का नियतांक है। जब हम लोग V इक्वल टू आई आर कहते हैं, तो वहां पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो V समानुपाती I है, तो इस समानुपाती के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं? तो सर R रखते हैं। तो R जो है वो ओम के नियम का नियतांक है। और हम लोग क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि सर जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम होता है। और प्रतिरोध से मेरे ख्याल से सभी मित्र परिचित होंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट इज रेसिस्टिविटी? पॉइंट क्या है कि सर रेसिस्टिविटी क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर किसी पड़ोसी के दरवाजे के सामने से नाला जा रहा है, तो वो पड़ोसी हमेशा उसका विरोध करता है। तो अब पड़ोसी भी दो तरह के होते हैं। एक देख रहा है 2-4-10 दिन कि बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 2-4-10 दिन के बाद वो रिएक्ट करेगा, मतलब वो पड़ोसी थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है। और एक वो होगा मतलब वो जय बार देखेगा उस नाला को, तय बार आपसे लड़ने आ जाएगा। तो दोनों में क्या है कि सर एक का जो रिएक्ट करने का फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, मतलब वो तेजी से रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहां से हटाओ। और दूसरा जो है वो क्या कह रहा है? अच्छा 2-4-10 दिन देख लेते हैं, बंद कर देगा फिर होगा। तो इससे क्या लेना देना है? तो सर चूंकि प्रतिरोध जो है वो प्रत्येक चालक पदार्थ का गुण है कि उससे प्रवाहित धारा का विरोध करेगा। अब कितना तेजी से उस चालक तार के द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध किया जाएगा, यह गुण रेसिस्टिविटी बताता है, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बताता है। मतलब कोई भी चालक पदार्थ धारा के प्रवाह का कितना तेजी से विरोध करता है, इस बात की जानकारी कौन देता है? सर रेसिस्टिविटी देता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो सर उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही चालक पदार्थ के क्या है सर? अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है। प्रतिरोध क्या है? तो सर धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण। और प्रतिरोधकता क्या है? तो धारा के प्रवाह का कितना तेजी से विरोध किया जाएगा, वो वाला गुण प्रतिरोधकता कहलाता है।
ऐसे मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो प्रतिरोधकता होता है ये एक्चुअली में क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे कि ये अनुपातिक स्थिरांक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और बगैर एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर डील कर रहे हो चिला तो फंसना लाजमी है, ये चीज ध्यान में रखना। जो हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो क्या है, अनुपातिक स्थिरीकरण, अच्छा स्थिरांक है, स्थिरीकरण नहीं होना चाहिए, या अनुपातिक नियतांक लिख दो, ज्यादा जटिल से अच्छा है कि हम लोग सिंपल सिंपल शब्द में चले जाएं। तो ये क्या है सर, अनुपातिक नियतांक, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट सर why they are called रेसिप्रोकल कांस्टेंट, मतलब ये क्यों ऐसा सर अनुपातिक नियतांक कहलाता है। तो मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग प्रतिरोध इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि गुरुजी R इक्वल टू रो L बटा A होता है, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आप झट से कहते हैं कि सर हम लोग को मालूम है कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर हम लोग इसको बराबर करेंगे तो कहेंगे कि ये सर इस तरह से हो जाएगा, अभी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो बदले में रो लिखेंगे। तो मेरे मित्र इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, यहां पे मैंने रेसिप्रोकल कांस्टेंट बोल दिया था, गलत है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यानी कि जो अनुपातिक नियतांक है यहां पे, वो अनुपातिक नियतांक हमारा क्या है सर, प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी है। जहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि सर चूंकि R इक्वल टू रो L बटा A होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे RA बटा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RA बटा L हो जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रो इक्वल टू RA बटा L है, तो हम लोग का एक कंसेप्ट रहता है फिजिक्स में कि जो फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला में जो भौतिक राशि है उस पे वो भौतिक राशि डिपेंड करेगा। यानी कि ये प्रतिरोधकता है और इसके फॉर्मूला में प्रतिरोध है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, L है, तो हमारे माइंड में ये सेट हो जाता है कि ये इन सभी पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जो अनुपातिक नियतांक या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ये किसी अन्य चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ये ओनली किस पे डिपेंड करता है सर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करता है। तो आप सभी ये भूल के भी नहीं याद रखेंगे कि प्रतिरोधकता जो है वो प्रतिरोध या क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर लेंथ पर डिपेंड करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन आएगा, और साथ ही मटेरियल पे यानी कि चालक हमारा कैसा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि जो धातु होते हैं वो तो विद्युत धारा का अच्छा सुचालक माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तो जो धातु होते हैं और साथ ही जो मिश्र धातु होते हैं कुछ, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होती है मेरे मित्र, कम होती है। इसीलिए वो क्या होते हैं, तो सर अपने में से होकर के विद्युत धारा का चालन सही तरीके से करते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कितना होता है, आप सभी ध्यान में रखिएगा। 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, रबर या फिर कांच जैसे विद्युत रोधी, रबर या कांच जैसे विद्युत रोधी यानी कि जो इंसुलेटर होंगे, रबर या कांच जैसे जो इंसुलेटर होंगे, इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता कितनी होगी, तो आप सभी ध्यान में रखना, इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता 10 टू द पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर, 10 टू द पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। तो क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता सर प्रत्येक चालक पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है जिसके थ्रू वो धारा के प्रवाह का कितना तेजी से विरोध करता है, इस चीज को बताता है। फॉर्मूला तो सर रो इक्वल टू RA बटा L होता है, याद रखिएगा। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। और धातु और जो मिश्र धातु होंगे, जनरली जो आपका सुचालक होगा उसका जो वैद्युत प्रतिरोधकता का रेंज होगा वो 10 टू द पावर -8 ओम मीटर से 10 टू द पावर -6 ओम मीटर के बीच। और जो विद्युत रोधी होंगे उसका जो विद्युत प्रतिरोधकता होगा 10 टू द पावर 12 ओम मीटर से 10 टू द पावर 17 ओम मीटर के बीच होगा।
क्या सवाल करा जा रहा है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, यानी कि इंसुलेटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। क्या कहेंगे सर 10 टू द पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। बाद बाकी अगर ऑप्शन ए को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो धातु या फिर मिश्र धातु की प्रतिरोधकता हो जाएगी। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। और यहां पे मैं हिंट दे करके लिख दे रहा हूं, चला यहां पे मैं हिंट दे करके लिख रहा हूं कि प्रतिरोधकता ताप एवं चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक के प्रकृति पर डिपेंड करता है, चालक के प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सरल सा सवाल कि निम्न में से कौन से भौतिक वेदा होगा। यहाँ पे भौतिक वेदा ने उत्प्लावक बल की खोज की। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं तो क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि अगर ये हमारा कोई टब है और इसमें पानी है और इसमें हम किसी चीज को डुबोने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही इसको डुबोएंगे तो ये वस्तु जो है अपने भार के बराबर जल को क्या करेगी सर, विस्थापित करेगी, और साथ ही ये अपने ऊपर एक बल फील करेगा और ये बल क्या कहलाएगा, हमारा उत्प्लावन बल कहलाएगा। यानी कि जल में डुबोने पर किसी वस्तु को ऊपर की ओर जो एक आभासी बल फील होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, उत्प्लावन बल कहते हैं। जो किसने बताया था, आर्किमिडीज। और किस सिद्धांत के थ्रू, तो सर आर्किमिडीज के सिद्धांत के थ्रू। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन से भौतिक वेदा ने उत्प्लावक बल बियॉन्ड फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की, आप कहेंगे सर आर्किमिडीज। ब्लेज पास्कल मेरे मित्र दाब प्रेशर इक्वल टू जो फोर्स बटा एरिया कहते हैं, किसका देन है, आप सभी कहेंगे सर पास्कल का देन है। और इसीलिए दाब का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, पास्कल लेते हैं। सर अजय न्यूटन, आप कहेंगे सर बल के लिए इन्होंने परिभाषा की बात करा, या आप कह सकते हो जो गति के लिए नियम है वो किसके द्वारा दिया गया, सर न्यूटन के द्वारा दिया गया। और कूलम, आप सभी कहेंगे कि सर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए जो सिद्धांत है वो किसका है, तो सर कूलम का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध कितना होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है चिला, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है। 10 ओम के दो प्रतिरोधक, मेरे मित्र मान लीजिए कि एक प्रतिरोधक आपका ये है, एक प्रतिरोधक आपका ये है, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोधक, मैं थोड़ा सा छोटा डायग्राम यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें जो है वो पूरी तरीके से आपका एक ही डायग्राम में अरेंज हो जाए। ये आपका एक 10 ओम का प्रतिरोध और एक चिला ये आपका 10 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, तो सर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब ये जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसी संयोजन को क्या किया जा रहा है, तो सर 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ा जा रहा है। अब मान लीजिए कि इस समांतर क्रम संयोजन को अगर आप किसी तीसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ेंगे, यहां पे तीसरा प्रतिरोध रखा हुआ है, तो क्या आप इसको ऐसे लगाएंगे, आप कहेंगे नहीं। जब तक क्वेश्चन में समांतर क्रम नहीं कहा जाएगा तब तक हम लोग जुड़ने का मतलब तो श्रेणी क्रम समझेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से अटैच होगा, बिल्कुल। और ये भी किसका है, कितना है सर, 10 ओम। तो मेरे मित्र पहले हम इसका समांतर का टोटल निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप कहेंगे गुरुजी 10 ओम के साथ जुड़ रहा है। तो मेरे मित्र अगर हम 1/RP निकाले तो आप कहेंगे 1/10 a प्लस 1/10, ये 10 और कितना हो जाएगा 1 1 2, और 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और RP इक्वल टू कितना हो गया 5। अब ये जो आपका टोटल प्रतिरोध 5 ओम का है ये 10 ओम के साथ जुड़ जा रहा है, किसमें, तो सर श्रेणी क्रम में। तो हम कहेंगे सर टोटल प्रतिरोध 10 + 5 यानी कि 15 ओम हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मेरे मित्र ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3 2 0 4। बहुत सारे मित्र कंफ्यूज करेंगे यहाँ पे। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे हीरा की, अगर हम लोग बात करेंगे हीरा यानी कि डायमंड की, या फिर हम बात करेंगे ग्रेफाइट की, या फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, सर बक्की बॉल या बक मिस्टर फुलरीन की। किसकी बात करेंगे, बक मिस्टर फुलरीन, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, तो सर इसका अणुसूत्र C60 यानी कि इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। ये सब के सब क्या है, आप कहेंगे सर कार्बन के अपरूप हैं। क्या है, कार्बन के अपरूप यानी कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि हीरा में क्या होता है, हीरा में क्या होता है, हीरा की संरचना में
प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। कि सर ये जो एक हमारा मेन कार्बन है ये अपने साथ 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इसी तरीके से प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? इसलिए कि मेरे मित्र चूंकि ये है तो कार्बन के अपरूप, तो जाहिर सी बात है कि देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इज मैच्ड फ्रॉम कार्बन। आप क्या कहेंगे कि सर वी नो दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, दैट्स व्हाई कार्बन बॉन्डेड विथ 4 इलेक्ट्रॉन टू मेक द कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके चलते कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का सर क्या करेगा, सर साझा करेगा किसी अन्य के साथ, तो ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे मित्र मान लीजिए कि ये हमारा कार्बन है और इसमें इसकी 4 संयोजकता है और हम कह रहे हैं कि हीरा की संरचना ऐसी होगी जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। तो अगर ये कार्बन हमारा बीच में होगा तो इसके साथ 4 कार्बन जुड़ेंगे, इसके साथ 4 कार्बन जुड़ेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो सब जब 4 कार्बन इसके साथ जुड़ ही जाएगा प्रत्येक कार्बन के साथ, तो किसी कार्बन की संयोजकता कुछ बचेगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यानी कि वो तो सर शून्य हो जाएगी। यहाँ पे जो सवाल करा जा रहा है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई सर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें, तो क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे सर 0। क्यों? क्योंकि सर कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ नहीं है। अगर हम हीरा और ग्रेफाइट के संरचना की बात करें मेरे मित्र, तो मैं अगर डाउनलोड किया हुआ होऊंगा तो जरूर आपके सामने, हाँ ये देखो सर, ये यहां पे देख लो। आप देख पा रहे हैं क्या देख रहे हैं कि हीरा में प्रत्येक कार्बन जो है आप गौर से देखेंगे तो 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। और जब चारों इलेक्ट्रॉन अन्य 4 कार्बन से जुड़ करके अपना बॉन्ड पूरा कर ही लेता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ग्रेफाइट की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं, ग्रेफाइट का जो व्यू होता है षटकोणीय होता है और ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये ध्यान भी रखिएगा कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। साथ ही ग्रेफाइट की संरचना कैसी होगी, तो ध्यान देंगे कि इसकी संरचना षटकोणीय होती है, षटकोणीय। और हीरा की संरचना कैसी होगी, आप याद रखना, त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की हानि हुई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कोई गेंद है, मान लीजिए कि ये गेंद है और इसको सर 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ये जो हाइट है हमारा, ये कितना है, 10 मीटर है। कहा जा रहा है कि यह जमीन पर जैसे ही गिरती है, तो गिरने के बाद ये फिर से बाउंस बैक करती है, यानी कि उछलती है। और जब ये उछलती है तो कितना उछलती है, 2.5 मीटर उछलती है। कितना उछलती है सर, ये 2.5 मीटर उछल जाती है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, ये 2.5 मीटर यहाँ पे है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टकराव के दौरान, यानी कि जब ये धरती को हिट किया, तब गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की हानि हुई? बहुत सारे मित्र कहेंगे गुरुजी ये कैसे बनेगा, जबकि मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की, मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु की, तो इसमें ऊपर जा रही वस्तु और नीचे आ रही वस्तु दोनों शामिल है। बस फर्क क्या है, हम लोग कहते हैं सर जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है और या कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि सर वो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के रूप में गिर रहा है। मतलब फ्री फॉल के कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा। चूंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के अधीन कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जमीन पर टकराती है, तो जाहिर सी बात है कि गुरुत्व के अधीन टकराएगी और कोई बल नहीं लग रहा है, तो फ्री फॉल होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आप सबों को मालूम भी है कि अगर कोई वस्तु ऊंचाई पे है तो स्थितिज ऊर्जा होगा। अब जब वो वहां से चलना शुरू करेगा तो उसके गति के साथ वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर
इसकी जो प्रारंभिक में गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि ये 10 मीटर की ऊंचाई पर तो स्थिर ना होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो भाई मेरे, अगर हम लोग इस बॉल की ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग ये कहें कि इनिशियल इसका जो, यानी कि प्रारंभिक, इनिशियल लिख देंगे, बहुत सारे मित्र गड़बड़ा जाएंगे। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी वो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि यहां पे तो बॉल क्या होगा, स्थिर होगा। तो मेरे मित्र प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इक्वल टू, आप कहेंगे सर स्थिति के चलते स्थितिज ऊर्जा। दैट्स वाई हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुरुजी जो हमारा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगा, वो क्या होगा, आप कहेंगे सर चूंकि स्थितिज ऊर्जा PE के बराबर होती है, तो हमारा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा mgh होगा। क्या होगा? mgh होगा। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये जो ऊंचाई है ये h है। अब दूसरा ऊंचाई ये बॉल स्ट्राइक करने के बाद भी 2.5 मीटर की ऊंचाई पे जाता है, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं h1। क्या मान लेते हैं? h1। अब मेरे मित्र इसका जो अंतिम गतिज ऊर्जा होगा वो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो ऊपर से नीचे गिरा है, ऊपर से आया नीचे और नीचे जमीन को स्ट्राइक किया और फिर स्ट्राइक करने के बाद ये 2.5 मीटर ऊपर उछला। मतलब अगर हम 2.5 मीटर ऊपर उछला तो अंतिम जो गतिज ऊर्जा होगा वो भी इसके स्थिति के चलते स्थितिज ऊर्जा में बदल गया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो भाई मेरे यहाँ पे अंतिम गतिज ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे कि सर अंतिम गतिज ऊर्जा mgh1 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछल रहा है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है वो कितना है? तो सर पहले था mgh, अब mgh1 हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि पहले ऊंचाई ज्यादा थी, ज्यादा ऊंचाई पे था, अब ये सर कम ऊंचाई पर है। तो आप क्या कहिएगा कि पहलुका में से सर जो अंतिम है ओकरा घटाएंगे, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटेगा। सिंपल लॉजिक है। अब परिवर्तन का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि अंतिम में से प्रारंभिक। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पे है चला तो उसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, और कोई वस्तु 2.5 मीटर की ऊंचाई पे है, तो आप कहेंगे सर जो 10 मीटर की ऊंचाई पे है वो तो ज्यादा होगा, 2.5 मीटर वाला कम होगा। तो ये जो गति आपका स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, ये तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के चलते, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो यहां से स्थिर था, गिरा तो पहले स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में बदला, टकराया फिर ऊपर गया तो सर स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। तो हम कहेंगे कि सर जो ऊंचाई गया है ये h1 तक गया है, और डेल के जो होगा वो क्या होगा? आप कहेगा mgh माइनस mgh1 होगा। mg को चला कॉमन ले लो, h माइनस h1। ये क्या है आपका? सर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। आपको क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई। नहीं निकलेगा। आप क्या कहेंगे कि सर जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आप निकाल ही लिए हैं कि पहला गतिज ऊर्जा हमारा mgh के बराबर था, और जो परिवर्तन है वो कितना के बराबर है? mgh बटा mgh इंटू h माइनस h1। तो हम लोग कहेंगे कि सर परसेंटेज लॉस इन के क्या होगा? तो सर जो परिवर्तन हुआ है उसको जो प्रारंभिक है उससे डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंटेज लॉस इन के की बात अगर करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? सर सीधे mg है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे mg रखते हैं। चला, अब ये h है तो h क्या है आपका? सर जी 10 मीटर, तो मेरे मित्र यहाँ पे हम 10 रखेंगे। और h1 कितना है? आप कहेंगे सर 7.5, हमको तो 10 में से 2.5 समझ में आ रहा है। ठीक है, अब 10 माइनस कितना हो गया सर? 2.5। अब बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर mg तो रहेगा ही रहेगा, और h कितना? 10। क्या कहिएगा कि गुरुजी इसको तो गुना भी करना होगा 100 से। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि ये mg और ये mg कैंसिल, और ये 10 माइनस 2.5 कितना हो गया? 7.5 इंटू बटा क्या हो जाएगा? 10 और इंटू कितना हो जाएगा? 100। ये जीरो इसके साथ कैंसिल, और 7.5 गुना 10 कितना होगा? आप कहोगे सर जी 75%। मतलब कितना की हानि हुई? सर 75% की हानि हुई। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको
एक आध क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में ऐसा मिल जाएगा जिसको लगेगा कि ये आउट ऑफ बॉक्स आ गया, लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। ये जो आप सोचेंगे कि सर जब वैकेंसी आएगी और हम पढ़ लेंगे, तो पढ़ते रह जाएंगे। इसलिए जो चीजें कर रहे हैं उसमें लगातार बने रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अगला देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कई बार डिस्कस करा है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से अस्थूल होती है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम लोग जीवित कोशिकाओं की बात करते हैं तो जंतु कोशिका को छोड़ करके, या फिर आप उत्तक की बात करो तो जंतु उत्तक को छोड़ करके पादप उत्तक में बहुत सारे उत्तक ऐसे मिलेंगे जो क्या होते हैं सर, मृत होते हैं और क्या होते हैं, जीवित होते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा सब क्या है सर, पादप उत्तक है। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं चला जी प्लांट टिश्यू की, तो आप सभी को मैंने कल के सेशन में बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और एक होता है परमानेंट टिश्यू। एक क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट में आपका एक क्या होता है, तो सर एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और मेरे मित्र आज आपके ऑप्शन में किसकी चर्चा की जा रही है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ध्यान में रखेंगे, पेरेनकाइमा के नाम से जानते हैं, कोलेनकाइमा के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं सर, स्क्लेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र पेरेनकाइमा जीवित कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक है, कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक है। पेरेनकाइमा जीवित कोशिकाओं से बना हुआ, कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाओं से, स्क्लेरेन्काइमा सर मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है, कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति तो आप कहेंगे सर मोटी होती है और किनारे पर अस्थूलन होता है। और कोलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, जबकि पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति सर सेलुलोज से बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति लिग्निन से बनी होती है। जो हम लोग दृढ़ उत्तक कहते हैं ना, तो सर दृढ़ उत्तक में जो दृढ़ता और कठोरता आती है किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। तो क्या कहेंगे, पेरेनकाइमा जीवित कोशिकाओं से बनी होती है, कोलेनकाइमा भी जीवित कोशिका से बनी होगी और किनारे पे ये मोटा होगा, किसके वजह से, सेलुलोज और पैक्टिन की वजह से। स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिका से बना होगा, याद रखिएगा। पेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ज्यादा होता है, कोलेनकाइमा में थोड़ा कम होता है, स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से अस्थूलन होता है, तो मेरे मित्र स्क्लेरेन्काइमा तो मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसकी दृढ़ता लिग्निन के चलते होती है। कोलेनकाइमा अस्थूल कोण उत्तक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ उत्तक, तो दृढ़ और मृत, तो दृढ़ मृत ध्यान में रख लीजिएगा। कोलेनकाइमा अस्थूल कोण उत्तक, इसीलिए क्योंकि किनारे पर ये क्या होता है, तो सर किनारे पे इसका कोना मोटा होता है, अस्थूलन होती है उसमें। एरेनकाइमा वायुत्तक बोलते हैं इसको, और पेरेनकाइमा को क्या बोलते हैं, मृदु उत्तक बोलते हैं। तो मेरे मित्र जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कोलेनकाइमा, क्योंकि कहा जा रहा है कि किनारों पर लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से अस्थूलित होती है। तो कोलेनकाइमा जो है वो किनारे पे क्या होता है, कोन बना हुआ होता है और पूरी तरह से वहां पे मोटा हुआ रहता है। मन में आ रहा होगा गुरुजी एरेनकाइमा वायुत्तक, मेरे मित्र जो जलीय पौधे होते हैं उसमें तैरने के लिए गुहिकाएं होती है और उसी गुहिका को हम लोग क्या कहते हैं, एरेनकाइमा, यानी कि उसको वायुत्तक कहा जाता है। एक होता है क्लोरेनकाइमा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर वैसा उत्तक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा डोब्राइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है। डोब्राइनर त्रिक किससे संबंधित है चेला जी, आप कहेंगे गुरुजी अब थक चुके हैं, पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। और आप सभी को मालूम है कि अगर हम लोग डोब्राइनर के ट्राइड्स की बात करते हैं, डोब्राइनर के तिर्यक की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनिटम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये डोब्राइनर त्रिक किस पे आधारित है, आप कहोगे परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। किस पे, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पे आधारित है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डोब्राइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है, तो लिथियम और सोडियम के बाद तीसरा सदस्य पोटेशियम है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई समस्या,
नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। बताइए क्या ये हमें बताने की जरूरत पड़ेगी आज के इस सेशन में? आप लोग पीछे के 5 सेशन को देख चुके हैं और क्या कहेंगे कि गुरुजी अमीबा में बाइनरी विखंडन यानी कि द्विविखंडन होता है, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रा में तो बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन कल ही हम लोगों ने पढ़ा है राइजोपस में होता है, जबकि वनस्पतिक वंशवृद्धि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो सर जो हम लोग गुलाब के पौधा के टहनी को काट के लगा देते हैं उसी को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन या फिर वनस्पतिक वंशवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। आपका है कि सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करता है। कभी नहीं, हमेशा, कभी कभी, अक्सर। मेरे मित्र जब गर्मी का दिन हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो आप क्या कहेंगे? उस वक्त सौर ऊर्जा जो है वो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो हम ये कहेंगे कि सर ये सिचुएशन कभी कभी होता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करता है, हमेशा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? उबलना, पिघलना, जमना, वाष्पीकरण। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग उबलना की बात करेंगे, बॉइलिंग की बात करेंगे, तो आप सबों को मालूम है कि किसी भी लिक्विड को जब उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है तो वो पूरी तरह से उबलने लगता है। तो जो उबलता है, बुलबुला जो छोड़ता है वो क्या होता है सर? तो पूरे सतह से आता है। तो ये जो उबलना है यानी कि बॉइलिंग जो है इसी को हम लोग क्वथन बोलते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि पूर्ण सतह से होने वाली प्रक्रिया है। क्या है? पूर्ण सतह से होने वाली प्रक्रिया है। पूर्ण सतह से होने वाली प्रक्रिया है। बॉइलिंग मतलब लिक्विड के पूरे सतह से होती है। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब होता है ठोस का द्रव में बदलना। ठोस का द्रव में बदलना, इसी को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। जैसे सर बर्फ पिघल जाता है। जमने का मतलब क्या हुआ? तो सर ध्यान में रखेंगे द्रव का ठोस में परिवर्तित हो जाना। द्रव का ठोस में परिवर्तित हो जाना। द्रव का ठोस में परिवर्तित हो जाना। और मेरे मित्र वाष्पीकरण की बात की जाएगी तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बॉइलिंग के लिए यानी कि क्वथन के लिए तो हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन जो इवापोरेशन की प्रोसेस है ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सतही घटना है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इवापोरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव किसी भी तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में परिणत हो जाता है और इस प्रक्रिया के चलते हमें ठंडक महसूस होती है। गर्मी के दिनों में पंखा के नीचे बैठते हैं, वाष्पीकरण के चलते ही हमें ठंडा फील होता है। घड़ा में पानी रखा हुआ रहता है, वो लंबे समय तक ठंडा रहता है वाष्पीकरण के चलते ही। तो क्या कहेंगे कि सर जी वाष्पीकरण जो है वो सतही घटना है। वाष्पीकरण सतही घटना है। क्या होता है इससे? आप याद रखना, ठंडक उत्पन्न होता है। क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होता है। साथ ही क्या कहोगे आप सभी कहना कि ये जो वाष्पीकरण की प्रोसेस है कि ये किसी भी तापमान पर हो सकता है। किसी भी तापमान पर हो सकता है। किसी भी तापमान पर हो सकता है, बोले तो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। कभी कभी चीजें क्या होती है चला माइंड से एकदम से गायब हो जाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर सतही घटना पूछा जा रहा है तो वाष्पीकरण हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कि बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है? बहुत सारे मित्रों को कंफ्यूजन होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जहां पे भी सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा आप समझ जाना कि उसमें क्या होगा सर? सिग्मा बॉन्ड होगा। और जब पाई बॉन्ड की बात करी जाएगी तो पाई बॉन्ड में आपको डबल बॉन्ड इस तरीके से दिखेगा। तो एक जो है क्या होगा? एक आपका सिग्मा होगा और एक क्या होगा? आपका पाई होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड में क्या होंगे? डबल बॉन्ड मिलेंगे जहां पे एक सिग्मा और एक क्या कहलाता है? पाई कहलाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब मेरे मित्र कहा जा रहा है बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या। आप सबों को मालूम है कि जो बेंजीन है इसका अणुसूत्र क्या होता है? आप कहते हैं सर C6H6 होता है। मेरे मित्र अगर हम लोग इसके लिए संरचना तैयार करें, अगर हम लोग इसके लिए संरचना तैयार करें तो ये कुछ इस तरीके का होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और सर 4, 5, 6। ध्यान दीजिएगा प्रत्येक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे आप सभी कहेंगे ये हो गया सर प्रत्येक सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड। अब हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। चला जी ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड जब भी कहेंगे तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आप कहेंगे सर सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर, ये भी सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कर रहे हैं सिग्मा, और फिर आप कहोगे सर ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल मेरे मित्र कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने हैं सर? 6 हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे, कहीं गड़बड़ा रहा है क्या? 6, यहाँ पे 7 हो रहा है, 6 ही कार्बन होगा, C6H6, तो 1 हो गया। अच्छा, एक यहाँ वाला गलत हम कर दिए हैं, यहाँ नहीं होगा, चला वो बाद में काउंट करेंगे, अभी सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, CH में कितना सर आपका? तो सर 6 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड। अब आपका 3 कार्बन ऐसा है जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि आपका कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए सर? 3। कार्बन और कार्बन के बीच में आपका टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? आप कहेंगे सर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल आपका हो गया 6 3 9। अब ध्यान दीजिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा और एक पाई, यहां पे भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और यहां पे भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर कार्बन और कार्बन के बीच में, ये तो कार्बन और कार्बन जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुटा हुआ था वो तो था ही 3 गो, अब यहां पे जो पाई बॉन्ड बना है उसमें सर क्या है? तो आप कहेंगे सर 3 सिग्मा और 3 पाई, मतलब आपका 3 सिग्मा और आ जा रहा है, तो 6 3 9 3 12 सिग्मा और 3 आपका क्या हो जा रहा है सर जी? पाई बॉन्ड हो जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 12 एवं 3। और मेरे मित्र कुल सिग्मा एवं पाई बॉन्ड, कुल सिग्मा एवं पाई बॉन्ड कहता तब क्या कहते? आप कहते सर 15। क्या कहते? 15, जिसमें से 12 क्या है? सिग्मा, और 3 क्या है हमारा? पाई बॉन्ड है। 12 क्या है? सिग्मा, और 3 क्या है हमारा? पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि ध्यान में रखेंगे कि बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा जा रहा है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब मेरे मित्र वैसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है, यानी कि अंदर की ओर धंसा होता है ऐसे, तो इसका परावर्तक सतह क्या है सर? ये। और जरा सा आप हमको ये बता दो कि ये कौन सा दर्पण होगा अगर ये परावर्तक सतह है? तो आप कहेंगे गुरुजी कैसन बात करते हैं, ये तो अवतल दर्पण होगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो मेरे मित्र सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतल दर्पण होगा तो परावर्तक सतह समतल होगा, समतल दर्पण होगा तो परावर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे अगर उत्तल दर्पण होगा तो परावर्तक सतह जो है वो क्या होगा? बाहर की ओर वक्रित होगा। परावर्तक सतह क्या होगा? बाहर की ओर वक्रित होगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक है। और समतल उत्तल सर दर्पण नहीं लेंस होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? मेरे मित्र वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो Ke = ½ mv² कहते हो। तो अगर वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि चलने के दौरान मास थोड़ी परिवर्तित होगा सर, वेग परिवर्तित होगा तो गतिज ऊर्जा परिवर्तित होगी। वेग बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वेग घट रहा है तो गतिज ऊर्जा घटेगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र, अच्छा आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप सभी आगामी एएलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि साइंस को अच्छे से मजबूत करें, पूरे फाउंडेशन एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे थ्योरी को एक जगह पे पढ़ें, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एएलपीएन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। और ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको एएलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए तैयारी करवाई जाएगी, सिर्फ साइंस और बेसिक साइंस। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या किसी अन्य जानकारी आप चाहते हैं इस बैच से संबंधित, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगे, आपको संपूर्ण सहायता किया जाएगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? क्रॉस पॉलिनेशन। मेरे मित्र 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। आप कहेंगे सर जी पॉलिनेशन कह रहे हो तो ये बताओ कि पॉलिनेशन कहाँ पे होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग परागण कहते हैं।
और बेसिकली ये आपको कहां पे देखने को मिलता है? फ्लावर में देखने को मिलता है। ये है क्या? तो मेरे मित्र, फ्लावर के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का मिलना क्या कहलाता है सर? परागन कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पॉलिनेशन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्या होता है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्या होता है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर होता है उसी फ्लावर का मेल पार्ट उसी पे आकर के गिर जाता है, लेकिन जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होते हैं? तो दो फूलों के बीच में उसके मेल और फीमेल पार्ट का एक्सचेंज होता है, और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर क्या होते हैं सर? तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लो कि कोई बीज है वो फटा और उधर से कोई गाय चला गया तो उसके पैर में वो बीज धंस गया, अब वो कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। इसी तरीके से जो फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं सर, इसका भी क्या होता है सर? तो सर एक जगह से दूसरी जगह गमन होता है। अब ये या तो हवा के थ्रू जाए, या फिर किसी जानवर के थ्रू जाए, या फिर जल के थ्रू जाए, या आपका मतलब एयर के थ्रू हो, लेकिन ये कभी भी प्लांट के थ्रू नहीं जाता है। प्लांट तो स्थिर होता है, चलायमान तो जानवर है, जल है, वायु है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमसे सवाल करा जा रहा है कि क्रॉस परागन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागन के कारक नहीं है? पौधे सर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए परागन के कारक नहीं है। ये क्या होता है? तो सर फ्लावर में होता है, जिसमें फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं? आपस में पॉलिनाइज्ड होकर के नए फूल के लिए क्या करते हैं? तो सर प्रोसेस को आविर्भाव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी सुधारक लेंस की शक्ति प्लस 2.0 डी है तो ये क्या है? क्या कहोगे गुरुजी? उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकल दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है, और जो पावर है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। चूंकि लेंस का पावर लेंस के फोकस दूरी पे डिपेंड करेगा, और हमको मालूम है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्लस 2.0 डी वाला हमारा लेंस होगा वो क्या होगा? उत्तल लेंस। ध्यान में रखेंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर तब होता है जब फोकस दूरी मीटर में होती है। अगर सेंटीमीटर में है आप डायोप्टर कह रहे हैं तब आप गलत हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है? सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा बस ये वाला लाइन, क्या कि मेटल के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CO2 गैस उत्पन्न करेंगे। सोडियम कार्बोनेट किसकी बात की जा रही है? Na2CO3 की बात की जा रही है। धातु के कार्बोनेट हैं, अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और क्लोरीन गैस के लिए आप सभी ध्यान में रखना, क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू, क्लोर एल्कली प्रोसेस यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है? आपका क्लोरीन गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे सर एंटासिड। किसका? एंटासिड। बेसिकली क्या होते हैं ये? तो MgOH2 जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, या फिर अब हम लोग नए करेंट में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल करना सीख गए हैं। और एंटासिड वे होते हैं जो हमारे स्टमक में अम्लता को क्या करता है सर? कमजोर करके उदासीन बनाता है। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक किसको बोलते हैं सर? ये आपके बॉडी में एंटीबॉडीज को क्या करता है सर? तो मतलब प्रोड्यूस करता है ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर पाए। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? इसका आंसर आप बताइएगा। मैंने कई बार जिक्र करा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आप सबों के लिए होमवर्क है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? क्या कहोगे कि गुरुजी जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन? सर नहीं है हाइड्रोजन। अच्छा, बहुत सारे मित्रों को नहीं याद रहता है, मेरे मित्र बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप सभी याद रख लेना। ओ मीना, अच्छा ओ मीना नहीं, क्या है आपका? हीलियम। हाँ ठीक, कभी कभी चला माइंड कनेक्ट देरी से करता है। याद रखना, हीना आकर जाना रे, हीना आकर जाना रे, इसके थ्रू आप नोबेल गैस एलिमेंट को याद रख सकते हैं। ही से हीलियम,
ना से नियोन, नियोन, आ से आर्गन, आ से आर्गन, कर से क्रिप्टन, क्रिप्टन, और जा से जाना से सर जेनोन, 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 और रे से याद रखना रेडॉन। तो बेसिकली 6 हम लोग याद रखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम का सिंबल He, नियॉन का सिंबल Ne, और आर्गन का सिंबल Ar, क्रिप्टन Kr, जेनॉन Jxe, और रेडॉन Rn। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूछा जा रहा है इनमें कौन सी नोबल गैस नहीं है, हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि SnCl2 और 2HgCl2 जब रिएक्ट करता है तो Hg2Cl2 और SnCl4 बनता है। आपसे कहा जा रहा है कि SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, Hg2Cl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, SnCl2 अपचयित हो जाता है, HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या होगा? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे SnCl2 जो है वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और ये जो HgCl2 है ये किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है? अवकरण होता है। तो SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है और HgCl2 का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। तो आपके ऑप्शन में SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, ये तो ठीक है। HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, आप कहेंगे ये गलत है क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन होगा। तो ये ऑप्शन तो गया। SnCl2 अपचयित होता नहीं, ऑक्सीकृत होता है, यानी कि उपचयित होता है। आप कहेंगे सर HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि ये होता क्या है? अपकृत। तो मेरे मित्र ये भी सही है, सॉरी गलत है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।